एक छोटे से गांव में किशन नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी रेखा के साथ रहता था। किशन गांव में ही छोटी मोटी मजदूरी कर अपना और अपनी पत्नी का गुजारा कर रहा था, पर रोज मजदूरी न मिलने के कारण वह चिंतित और परेशान रहता था। एक शाम आसमान में बादल घिरने लगते हैं और अचानक तेजी से बारिश शुरू हो जाती है। झोंपड़ी के अंदर रेखा सूखी लकड़ी इकट्ठा कर रही थी। बिस्तर पर किशन थका हारा बैठा था। रेखा, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। पूरे दिन चौपाल से लेकर चौक तक भटकता रहा, मगर कहीं मजदूरी नहीं मिली। सुनो जी, अब घर में अनाज भी बस एक दिन का बचा है। कल अगर काम न मिला तो चूल्हा कैसे जलेगा? यही तो सोच रहा हूँ। रोज किसी और के घर काम मांगकर लौट आना, दिल टूट जाता है रेखा। अचानक बारिश और तेज हो जाती है और छप्पर से घर के भीतर पानी टपकने लगता है। हाय दया, देखो तो पूरा घर भीग जाएगा। ये छप्पर अब बिल्कुल नहीं टिकेगा। क्या करे रेखा, अब यही हमारी किस्मत है। क्या हमारी जिंदगी ऐसे ही कटेगी? अब तो ये बैल भी किसी काम के नहीं रहे। कभी हमारी जमीन थी तो हल चलाते थे, पर माँ की बीमारी में सब जमीन बेचनी पड़ी। रेखा, तू चिंता मत कर। कल सुबह मैं जरूर कोई ना कोई काम ढूंढ ही लूंगा। जब तक सांस है, मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा। अगली सुबह गांव की चौपाल पर गांव के मुखिया के साथ कुछ जमींदार और अन्य लोग बैठे थे। किशन वहां पहुंचता है। उसके कपड़े पुराने और मैले थे। मुखिया जी, कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए। कई दिनों से मजदूरी नहीं मिली, घर में अनाज भी नहीं बचा। चौपाल पर बैठे कुछ लोग एक दूसरे की ओर देख हंसने लगते हैं। अरे, ये तो वही किशन है जिसकी जमीन भी बीमारी में बेचनी पड़ी। हाँ, इसके पास ना जमीन है ना साधन। ऐसे लोग गांव का नाम ही खराब करते हैं। अरे, कलंक है ये गांव पर। किशन की आंखें भर आती हैं। वह चुपचाप सबकी बातें सहता है। वह धीरे से कहता है, मैं गरीब जरूर हूँ, मगर मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। आप लोग बस मुझे एक मौका दे दीजिए। अरे, इसे काम मत देना, ये तो पनौती है। जिसके काम पर जाएगा उसका ही नुकसान होगा। किशन चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू हैं। मुखिया चुपचाप सिर झुका लेते हैं। अगर आप सब मुझे अपशगुन मानते हैं तो ठीक है, मैं अब किसी से काम नहीं मांगूंगा। वह चौपाल से चला जाता है। भीड़ उसकी पीठ पीछे बातें करती रहती है। किशन अकेला गांव की गली से होकर चलता है, चेहरे पर मायूसी और आंखों में आंसू। कोई मुझे काम नहीं देना चाहता, सब मुझे अपशगुन कहते हैं। लोग तो दूर, अब तो रेखा भी मुझे नकारा समझने लगी है। शायद मेरा जीना ही दूसरों के लिए बोझ है। किशन गांव से निकलकर जंगल की ओर बढ़ता है। चारों ओर सन्नाटा, पत्तों की सरसराहट थी। अगर मैं ना रहूं तो शायद रेखा को भी किसी और का सहारा मिल जाएगा। तो अब मेरा जीना ही ठीक नहीं है। इससे अच्छा तो मुझे मर जाना चाहिए। वह तेजी से चलते हुए नदी की दिशा में बढ़ता है। दूर से नदी की आवाज सुनाई देती है। किशन नदी पर पहुंचकर उसके किनारे पर खड़ा हो जाता है और उसकी गहराई में देखने लगता है। हे भगवान, तूने मुझे जीने का कोई सहारा नहीं दिया। शायद अब यही पानी मेरा आखिरी ठिकाना है। किशन नदी में कूदने ही वाला था। अचानक जंगल से अजीब सी आवाज आती है। पत्तों की सरसराहट और किसी जानवर की कराह सुनाई देती है। किशन ठिठक कर चारों ओर देखने लगता है। तभी उसकी नजर जंगल में एक शेर पर पड़ती है, जो एक छोटे से हिरण को घेरे खड़ा था और दहाड़ते हुए उसे मारने के लिए तैयार था। अरे, ये तो शेर है और सामने वो मासूम हिरन। ये निर्दोष तो अभी बच्चा ही है। शेर इसे मार देगा। वैसे भी तो मैं मरने ही जा रहा हूँ। अगर जाते जाते किसी की जान बचा लूं तो शायद मेरी मौत बेकार नहीं जाएगी। वह साहस जुटाकर शेर की ओर बढ़ता है। शेर दहाड़ता है और हिरन पर झपटने ही वाला होता है। अचानक किशन बीच में आकर खड़ा हो जाता है। शेर गुर्राता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। पीछे छिपा हुआ हिरन डर से कांप रहा था। रुको जंगल के राजन, ये हिरन निर्दोष है। इसका क्या कसूर है? अगर भूख लगी है तो मुझे खा लो। मेरी जिंदगी वैसे भी किसी काम की नहीं रही, लेकिन इसे मत मारो। शेर कुछ पल के लिए रुककर किशन को घूरता है और दहाड़ते हुए उस पर झपटने के लिए आगे बढ़ता है। किशन डर से अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। बस, अब यही आखिरी पल है। हे भगवान, मेरी रेखा का ख्याल रखना। कुछ पल बीत जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। चारों ओर अजीब सी शांति छा जाती है।
किशन धीरे धीरे आंखें खोलता है। सामने शेर की जगह अब एक बाबा खड़े थे। लंबी सफेद दाढ़ी, माथे पर तिलक और हाथ में त्रिशूल। अरे बाबा आप, और वो शेर कहाँ गया? बेटा, वो शेर मैं ही था। मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। क्या? तो वो शेर आप थे? हाँ, मैंने इस जंगल में कई लोगों को परखा, पर कोई तुझ जैसा दयालु और निडर नहीं निकला। तूने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस मासूम हिरण को बचाना चाहा। तेरे अंदर इंसानियत के हर गुण हैं। बेटा, तू नदी किनारे क्यों आया था? तेरी आंखों में मौत और दिल में टूटी हुई उम्मीद क्यों है? बाबा, मेरी हालत बहुत बुरी है। गांव के लोग मुझे पनौती कहते हैं, अपशकुन मानते हैं। कोई मुझे काम नहीं देता। मेरी माँ की बीमारी में सारी जमीन बिक गई। घर में खाने को अन्न नहीं है। रेखा भी मुझे नाकारा समझने लगी है। जैसा कि आपने पहले भाग में देखा, राजू नाम का एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने जाता है। वहाँ उसे ब्रह्म राक्षस मिल जाता है। वो ब्रह्म राक्षस राजू के शरीर में प्रवेश कर जाता है और फिर राजू रात में ब्रह्म राक्षस बनकर लोगों को मारने लगता है। इस बात का पता उसकी बीवी रमा और बाकी गांव वालों को चलता है। फिर गांव वाले नदी किनारे बैठने वाले एक साधु बाबा को लेकर आते हैं और वो बाबा राजू को एक सोने की चेन देते हैं, जिसे पहनने के बाद राजू के अंदर का ब्रह्म राक्षस शांत हो जाता है। फिर एक दिन राजू वो चेन उतार कर नहाने के लिए जाता है। तभी वहाँ से गुजरता हुआ कालू चोर उस चेन को देखता है। ये तो सोने की चेन लगती है, क्यों ना ये उठा लूं। एक बार में ही 2-3 महीनों का खर्चा निकल जाएगा। ऐसा सोचकर कालू चोर वो चेन उठाकर ले जाता है। उधर राजू जैसे ही नहाकर आता है, उसे वो चेन नहीं मिलती। वो रमा से पूछता है, अरे रमा, वो चेन तुमने उठाकर रख दी है क्या? मिल नहीं रही। अरे देखो, तुम ही नहाते समय यहाँ वहाँ रख देते हो, फिर मुझसे पूछते हो। फिर राजू और रमा चेन ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वो चेन नहीं मिलती। फिर रमा जाकर छोटे लाल को बुला लाती है। छोटे लाल को जैसे ही चेन खोने का पता चलता है, ये तुमने ठीक नहीं किया राजू। रात होते ही ये ब्रह्म राक्षस फिर से तुम पर हावी हो जाएगा और गांव वालों को ये पता चल गया तो वो तुम्हें मार डालेंगे। फिर मैं क्या करूं? एक काम करो, तुम यहाँ से जंगल चले जाओ जब तक हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करत हैं। राजू फिर वहाँ से जंगल में चला जाता है और रात होते ही ब्रह्म राक्षस बन जाता है और जोर जोर से गुर्राने लगता है। उसके गुर्राने की आवाज गांव में भी आने लगती है। अरे कौनो सिनेमा चल रहा है का? इतनी रात को कैसे गुर्राने की आवाज आ रही है? अरे रमा बहन, राजू कहाँ है? दिख नहीं रहा। सब ठीक तो है ना? फिर रमा रोते हुए दिन की सारी बात बताती है, जिसे सुनकर गांव वाले गुस्से में आ जाते हैं। ये तुमने ठीक नहीं किया रमा बहन। अपने पति की जान बचाने के लिए सारे गांव की जान जोखिम में डाल दी। अब हमें अपनी जान बचाने के लिए उस ब्रह्म राक्षस से मुकाबला करना ही होगा। फिर सारे गांव वाले हाथों में मशाल लेकर जंगल की तरफ चल देते हैं। तभी चलते चलते उन्हें कुछ डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। अरे लल्लू भाई, तुम सब लोग आगे चलो, हैं? हम जरा लघु शंका का निपटारा करके आते हैं। लेकिन जैसे ही गांव वाला लघु शंका के लिए घूमता है, वहाँ चुड़ैल आ जाती है। रुक जा मूर्ख, चुड़ैल को गीला करने जा रहा है। रुक जा, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगी। अरे नहीं चुड़ैल जी, हम कुछ नहीं कर रहे। हमें 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 माफ कर दो, हमें माफ कर दो। ऐसा कहकर गांव वाला वहाँ से भागने लगता है। अरे भागो रे भागो, अपनी अपनी जान बचाकर भागो। यहाँ ब्रह्म राक्षस नहीं, यहाँ तो चुड़ैल का मसला भी है भाई। अरे यार, इन सब के चक्कर में मैं कहाँ फंस गया? मेरी तो शादी होने वाली है। लगता है सुहाग रात नहीं होने देंगे रे ये लोग। अरे क्या रमा बहन, भला मैं आपके घर से
चोरी क्यों करूंगा? मैं तो बड़ा शरीफ आदमी हूँ। अरे और ये चुड़ैल जैसी औरत, क्या ये आपकी बहन है? कल्लू की बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाती है और वो कल्लू को उल्टा लटका देती है। चोर कहीं के, मुझे चुड़ैल बोलता है, अभी रुक बताती हूँ तुझे। चुड़ैल जैसे ही कालू को उल्टा लटकाती है वो चेन उसके गले से बाहर आ जाती है। रमा जल्दी से वो चेन उठा लेती है। धन्यवाद बहन, तुम्हारी वजह से ये चेन मुझे वापस मिल गई। अब मेरे पति उस ब्रह्म राक्षस से बच जाएंगे। उसके बाद चुड़ैल और रमा जंगल की तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ गांव वाले भी गांव की एक जगह इकट्ठा होकर एक योजना बनाते हैं। भैया, ऐसे तो हम सब लोगों को ये चुड़ैल और ब्रह्म राक्षस दोनों मार डालेंगे। हम तो कहा थे ये हमें मारे, इससे पहले हम ही क्यों न इन्हें मार डाले। भैया, बात तो तुम सही कहा थो, लेकिन ऐसे कैसे मार सकत हैं? हम सब तो साधारण इंसान हैं और वो सब तो शैतान है, और राजू भी तो फंसा है बेचारा, उसकी जान का क्या है? लेकिन गांव वाले छोटे लाल की बात नहीं सुनते और हाथों में मशाल लेकर जंगल की ओर चल पड़ते हैं। उधर रमा और चुड़ैल जंगल में पहुंचकर ब्रह्म राक्षस को आवाज लगाती हैं। ब्रह्म राक्षस बाहर निकल, कहाँ छुपा है डर के? पहले मेरे पति के शरीर में छिप गया और फिर गांव वालों से। बाहर निकल। रमा की आवाज सुनकर ब्रह्म राक्षस गुर्राते हुए बाहर आ जाता है। मैं डर गया। अरे मूर्ख औरत, मैं तो सब गाँव